हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो दो सदिशों का एडिशन या दो से अधिक सदिशों का एडिशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि दो सदिश को जोड़ने की कौन कौन सी विधियां हैं और दो से अधिक सदिशों को यानी कि वेक्टर को अगर आपस में जोड़ना है तो उनका परिणामी कैसे निकाला जाता है, उनके परिणामी कैसे आता है, ठीक है ना। उनका परिणाम, परिमाण और दिशा किस डायरेक्शन में होती है, तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर की निम्नलिखित तीन विधियां होती हैं। एक विधि वो होती है जिसको हम लोग त्रिभुज का नियम कहते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का नियम यानी त्रिभुज विधि, समांतर चतुर्भुजी। ये दो सदिशों के योग करने के लिए है। और एक तीसरा है बहुभुज विधि, ठीक है ना। बहुभुज नियम है जो दो से अधिक अगर वेक्टर हैं तो उनको ऐड करने का नियम है, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो एनालिटिकल नहीं होगा, यानी कहने का मतलब है थ्योरेटिकल ग्राफिकल होगा, न्यूमेरिकल नहीं होगा। यानी इसी बात को हम न्यूमेरिकली भी प्रूफ करेंगे, तो आज ग्राफिकली प्रूफ किया जाएगा। ग्राफिकली सारा काम ग्राफिक पे होगा, ठीक है ना। ठीक, तो सदिशों का योग हमारा टॉपिक है, यानी कि ग्राफी विधि। ग्राफी विधि से हम लोग कैसे सदिशों का योग करके उसका परिणामी सदिश यानी उसका जो रिजल्टेंट होता है उसको कैसे निकालते हैं, और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं और उसकी डायरेक्शन किधर होती है ये कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग हमारी है क्या है, सदिशों का योग, ठीक है ना। तो सदिशों का योग करने के लिए तीन नियमों का पालन किया जाता है। सदिशों का योग करने के लिए तीन नियमों का पालन किया जाता है। हूबहू यही सारे नियम को हम लोग प्रूफ करेंगे न्यूमेरिकली, मतलब एनालिटिकल रूप से हम इसका प्रूफ भी करेंगे। यानी कि आंकिक एक फार्मूला डिराइव किया जाएगा, जिस फार्मूले के सहारे से हम लोग इसके कैलकुलेशन को करेंगे। दो सदिशों के परिणामी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो अगले वीडियो लेक्चर में। आज केवल ग्राफिकल मेथड है, यानी कि ग्राफी विधि से हम लोग कैसे एडिशन करते हैं, ठीक है ना। तो सदिशों का योग करने के लिए तीन नियमों का पालन किया जाता है। पहले त्रिभुज का नियम या त्रिभुज विधि, ये केवल दो सदिशों का योग करने के लिए है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम, ये भी दो सदिशों का योग करने के लिए। हालांकि सदिश को योग करने के लिए दोनों वैकल्पिक विधियां हैं, मिला जुला के दोनों एक ही हैं, एक तरह से थोड़ा मोड़ा अंतर है लेकिन मिला जुला के एक ही है। एक है बहुभुज विधि, दूसरी विधि क्या है, बहुभुज का नियम या बहुभुज विधि। इसको हम लोग बहुभुज का नियम भी कह सकते हैं, बहुभुज का नियम या बहुभुज। दो से अधिक सदिशों का योग करने के लिए इसको अप्लाई किया जाता है। ये बहुत ही आसान है, जब इन दोनों को आप समझ जाएंगे तो तीसरा अपने आप समझ जाएंगे। तो पहला हम लोग नियम पढ़ते हैं त्रिभुज का नियम। देखिए, दो सदिशों का जो सदिश योग होता है वो उनका परिणामी सदिश कहलाता है। दो सदिशों का सदिश योग जो होता है उनका परिणामी सदिश कहलाता है, जिसको हम लोग एक नया नाम देते हैं, वही परिणामी, या अंग्रेजी में बोले तो उसको रिजल्टेंट वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। जिसको हम लोग एक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। तो दो सदिश होंगे, उनके सदिशों का योग को हम लोग परिणामी सदिश बोलेंगे और कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। जैसे दो सदिशों का जो सदिश योग होता है उनका परिणामी सदिश कहलाता है, परिणामी सदिश कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक सदिश ए है, दूसरा सदिश बी है, इनको अगर जोड़ा जाए तो उनका जो परिणामी सदिश मिलता है, योग सदिश योग जो मिलता है, जो उसको परिणामी सदिश कहते हैं या इसी को सदिश योग कहते हैं, वो आर अक्षर से प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, प्रदर्शित किया जाता है आर। परिणामी सदिश को या सदिश योग भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। सदिश योग को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल आर से। उसको हम लोग अंग्रेजी में रिजल्टेंट कहते हैं, तो ठीक है। तो अभी हम लोग त्रिभुज का नियम क्या है, सिर्फ दो सदिशों को योग करने का नियम है। यानी कि अगर दो सदिशों को जोड़ा जाए तो उनका परिणामी सदिश हम लोग त्रिभुज के नियम से कैसे पता करेंगे। त्रिभुज का नियम क्या कहता है, अगर दो सदिश को आपस में ऐड किया जाए तो उनका परिणामी सदिश जो होगा वो परिमाण और दिशा में कैसे प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये ग्राफिकल है, जैसे आप यहाँ पे हम लोग जो भी इसका मेजरमेंट लेंगे वो स्केल के थ्रू लिया जाएगा।
अब जैसे इसका नियम क्या कहता है, त्रिभुज के नियमानुसार त्रिभुज का नियम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों को प्रदर्शित करें। जैसे एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं समान क्रम में, मतलब एक ही क्रम में, त्रिभुज की दो भुजाएं समान क्रम में अगर दो सदिशों को प्रदर्शित करती हैं तो त्रिभुज की जो शेष भुजा यानी तीसरी शेष भुजा जो होती है वो विपरीत क्रम में परिणामी सदिश को यानी सदिश योग को प्रदर्शित करेगी। यानी कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों को प्रदर्शित करें, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों को प्रदर्शित करें तो इस त्रिभुज की जो तीसरी शेष भुजा होती है उसका विपरीत क्रम में उनके परिणामी सदिश यानी सदिश योग को प्रदर्शित करेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक सदिश ये है, एक सदिश ये है। अब हम क्या करते हैं, इन सदिशों को समान क्रम में एक त्रिभुज की भुजा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चलिए एक त्रिभुज लेते हैं जिसकी भुजा ये है, ठीक, समान क्रम में मतलब उसी क्रम में त्रिभुज की दूसरी भुजा लेते हैं जो वेक्टर बी है। और एक चीज ध्यान ये भी देना है कि जिस क्रम में वेक्टर दिए गए हैं उसी क्रम में उसको ले आके रखना है, ऐसा नहीं क्रम चेंज करना नहीं। दो त्रिभुज बने जिसकी दो भुजाएं हमने क्रम में लिया तो वो क्या प्रदर्शित कर रही हैं, इन दो सदिशों को प्रदर्शित कर रही है ना। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान क्रम में दो सदिशों को प्रदर्शित करें तो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी इस क्रम में नहीं, शेष भुजा जो होगी वो विपरीत क्रम में मतलब इसके उल्टे क्रम में उनके परिणामी मतलब इनके सदिश योग को प्रदर्शित करेगी। तो इसका विपरीत क्रम, ये हुआ नियम, ठीक है ना, ये क्या हुआ नियम, ठीक। नोट में क्या हमको याद रखना है कि परिणामी जो सदिश है वो प्रथम सदिश के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के यानी कि पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु की ओर होता है। ये बात ध्यान रखना कि परिणामी सदिश सदैव पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु की ओर होता है। ये बात ध्यान रखना, परिणामी सदिश पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु की ओर होता है। वही बात त्रिभुज का नियम भी कह रहा है कि दो भुजाएं अगर समान क्रम में दो सदिशों को प्रदर्शित करें तो त्रिभुज की जो तीसरी शेष भुजा होती है वो विपरीत क्रम में उनके परिणामी यानी सदिश योग को प्रदर्शित करेगी। ठीक है ना, बात आई समझ में। चलिए बहुत आसान है। अब एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे हम ऐड करेंगे, आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ऊपर वाली बात को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पॉज करके नोट कर लेना, ऊपर वाली चीज को हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ऐड करना है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं, एग्जाम्पल मतलब ये भी एग्जाम्पल ही था। अब जैसे एक सदिश ऐसे दिया हुआ है, ठीक, और दूसरा सदिश हमारा ऐसे दिया हुआ है। जब हम इसको ऐड करने जाएंगे तो इसकी ना परिमाण चेंज होना चाहिए ना डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने त्रिभुज का नियम क्या पढ़ा, एक त्रिभुज जैसा बनाएंगे अब हम इसको, तो कहेंगे पहला अगर ये लेंगे तो मतलब उसी डायरेक्शन में, तो ये पहली साइड हो गई त्रिभुज की जो पहले सदिश को प्रदर्शित करेगी, ठीक है ना। और समान क्रम में, यानी समान क्रम का मतलब है कि पहले सदिश के अंतिम बिंदु से दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु, तभी ना समान क्रम हुआ। तो किस डायरेक्शन में दिया, इस डायरेक्शन में, तो इसको उसी डायरेक्शन में खींच लेंगे और उतना ही लेंथ का, ठीक। ये हो गया, त्रिभुज की दो भुजाएं बनी समान क्रम में। अब एक भुजा और बच रही है, तीसरी भुजा, तो तीसरी शेष जो भुजा होती है वो विपरीत क्रम में इनके परिणामी को, विपरीत क्रम ये लेंगे तो समान क्रम हो जाएगा। विपरीत क्रम मतलब ये वाला क्रम, तो ये वाला क्रम उसके परिणामी को बताएगा, ठीक है ना। यानी कि जो परिणामी सदिश होगा वो पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु की ओर होता है, ठीक। ये बात जो हमने लिखी है इसको याद रखना। अब जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, अगर इस तरह से दिया हो तो
मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ पे v ऐसे दिया हुआ है, ठीक। ये वेक्टर क्या दिया हुआ, b इस तरह दिया हुआ है, a ऐसे दिया हुआ है, सपोज करिए, ठीक है ना। तो अब क्या करिए, पहले उसको खींचिए, मान लो पहली भुजा हमने इसी को मान लिया, ठीक। समान क्रम में त्रिभुज की पहली भुजा हो गई और पहले सदिश को प्रदर्शित कर रही। दूसरा समान क्रम में यानी b ऐसे दिया हुआ है, तो ऐसे हमने खींच लिया इसको, ठीक है ना। अब रही बात परिणामी, तो पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु की ओर, यानी त्रिभुज की जो तीसरी शेष भुजा होती है वो विपरीत क्रम में इसके परिणामी को व्यक्त करेगी, यानी ये हो गया, ठीक। उसी तरह से मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है और एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ये है। तो ये त्रिभुज की तो दो भुजाएं ऑलरेडी बता रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्रम में है। तो इनका अगर हमको परिणामी लेना है तो पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु की ओर बढ़ा देंगे, तो ये हमारा सदिश योग हो जाएगा। सदिश योग को ही हम लोग एक नया नाम देते हैं परिणामी सदिश, जिसको हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप दो सदिशों का योग आराम से कर सकते हैं, बशर्ते सदिश जिस डायरेक्शन में दिया हुआ है जितना उसका परिणाम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो उसी डायरेक्शन में उसी परिमाण का होना चाहिए, बशर्ते दो सदिशों को, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान क्रम में लेकर और उसका परिणामी जो है त्रिभुज की तीसरी भुजा जो खींची जा सकती है उसको आप विपरीत क्रम ले लेना है। या इस तरह समझो कि जो परिणामी होता है वो पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु की ओर होता है, ठीक है ना। अब अगर इसकी वैल्यू हमको दिया है स्केल में, जैसे मान लो अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो आप स्केल से नापोगे तो ये 5 सेंटीमीटर आएगा। सपोज करिए कि अगर ये 3 सेंटीमीटर का स्केल से खींचेंगे और ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, खींच करके अगर इसको इस तरह मिलाएंगे तो आप स्केल से नाप के बताएंगे तो ये 5 सेंटीमीटर आएगा। अगर ये 90 डिग्री है तो आप पाइथागोरस की प्रमेय लगा करके भी निकाल सकते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा और ये कर्ण बन जाएगा, तो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग का वर्गमूल ले लेंगे तो कर्ण मालूम हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा और इसी पे एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो उस पे हमने एक सवाल लिया हुआ है जो अभी हमने पढ़ाया है त्रिभुज का नियम। उस पे एक सवाल है कि एक लड़का 3 मीटर पूर्व की ओर चलता है, एक लड़का है वो 3 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 90 डिग्री कोण पर बाईं तरफ मुड़ जाता है, ठीक है ना। आप डायरेक्शन यहाँ पे देख लीजिए, ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। ये ओरिजिन है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और 90 अंश के कोण पर बाईं तरफ मुड़ जाता है, 4 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी कि पूर्व से बाएं उत्तर ही पड़ता है। तो लड़के का विस्थापन परिमाण और दिशा में निम्न में से क्या होगा, यानी उसका विस्थापन का परिमाण और दिशा बताना है। 5 मीटर होगा 53 डिग्री उत्तर से पूर्व की ओर, कि 5 मीटर 37 डिग्री उत्तर से पश्चिम की ओर, कि 5 मीटर 37 डिग्री दक्षिण से पूर्व की ओर, कि 5 मीटर 53 डिग्री दक्षिण से पश्चिम की ओर, ठीक है ना। तो आइए हम इसको लगाते हैं। अब देखिए 4 मीटर 3 मीटर ये तो दिया हुआ है, तो हालांकि हमें जो हमारी कॉपी है वो इतनी लंबी तो है नहीं। अगर ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ब्लैक बोर्ड भी 4 मीटर नहीं होगा, साइन बोर्ड जो हमारा है वो भी 3 मीटर 4 मीटर नहीं होगा। तो इसके लिए स्केल यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग ग्राफिकल मेथड्स पढ़ रहे हैं, एनालिटिकल मेथड नहीं है। तो हम यहाँ एक पहले स्केल यूज करेंगे। मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर को ही 1 मीटर मान लेते हैं, माना तो 3 मीटर बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। भाई 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 3 मीटर बराबर 3 सेंटीमीटर और 4 मीटर बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो वो पहले कैसे चलता है, पहले ईस्ट के डायरेक्शन में चलता है। कितना चलता है, मान लो 3 मीटर चलता है, तो हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे इस डायरेक्शन में ना, पूरब।
यानी हमने 3 मीटर को 3 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है ना। और वही जो है क्या है, ये 3 मीटर बताएगा, ठीक। अब फिर बाएं मुड़ जाता 90 डिग्री पे, यानी सीधा, यानी उत्तर की तरफ। और उत्तर की तरफ वो चलता कितना है, 4 मीटर। कितना, 4 मीटर। तो 4 मीटर दिखाने के लिए 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। अब ये देखिए, दोनों त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, वो भी समान क्रम में। तो जाहिर सी बात है, इनका जो परिणामी होगा वो त्रिभुज की तीसरी शेष भुजा के विपरीत क्रम में, तीसरी इधर से जाएगी समान क्रम में लेकिन विपरीत क्रम में, ये इसका परिणामी हो जाएगा। इसको हम लोग आर कहते हैं। इसको हम लोग प्रदर्शित करें तो ए प्लस बी हो जाएगा, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक। अब क्या करिए, इसे नापिए 3 सेंटीमीटर और इसे नापेंगे स्केल से 4 मीटर, तो आप क्या देखेंगे कि ये आएगा 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर, मतलब वही जो है ये 5 मीटर के बराबर होगा जो हमने यहाँ पे स्केल मापा है, ठीक है ना। तो हम बड़े आसानी से, या एक तरीका और होता है कि अगर ये 90 डिग्री है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। देखिए आर का परिणामी इस तरह दिखाया जाता है और सिर्फ आर दिखाया जाता है, या तो आप मॉड के अंदर वेक्टर लगा के दिखाएं या सिर्फ आर से भी दिखाया जाता है। तो एक तरीका और है, तो इस 3 का वर्ग करके 4 का, इसका परिमाण क्या होगा 3, इसका परिमाण क्या होगा 4, तो ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, 16 9 25 और आर बराबर अंडर रूट 25, यानी आर बराबर 5 मीटर, या आएगा सेंटीमीटर में या मीटर में। तो हमने तो पैमाना माना है, अगर स्केल से खींचें तो वो मानना पड़ेगा, या डायरेक्ट हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो डायरेक्ट 5 मीटर आएगा, ठीक। या आप नाप लेंगे स्केल से तो देखेंगे 5 सेंटीमीटर होगा। अब रही बात डायरेक्शन से, तो डायरेक्शन इस चारों में मैच करनी चाहिए। एक दिया है 5 मीटर, ठीक है, 53 डिग्री उत्तर से पूर्व। तो आप एक चीज याद रखिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में ये ट्रू होता है। मान लो अगर ये 4 है, इकाई यूनिट है, ये 3 है, तो जब भी समकोण त्रिभुज में एक साइड 4 सेंटीमीटर हो और एक 3 हो, या एक 4 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर हो, या एक 4 यूनिट हो एक 3 यूनिट हो, तो इसमें से जो समकोण, ये कोण तो होता ही है। तो जो छोटी भुजा के सामने वाला कोण वो 37 डिग्री होता है और बड़ी भुजा के सामने वाला कोण 53 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। छोटी भुजा के सामने का कोण 37 डिग्री और बड़ी भुजा के सामने का कोण 53 डिग्री होता है, ये चीज माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है ना, ये हर जगह काम आएगा आगे। तो देखिए, ये 4 के सामने ये 53 डिग्री हो जाएगा और ये 3 के सामने ये 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। पहला दिया है 5 मीटर 53 डिग्री उत्तर से पूर्व की ओर, तो देखिए पहला इसमें मैच कर रहा है। 5 मीटर तो ठीक है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये है, लेकिन कह रहा उत्तर से, उत्तर वाली ये है, उत्तर से पूर्व की इधर, तो उत्तर से पूर्व की ओर है नहीं वो, है ना भाई, उत्तर से पूर्व की ओर नहीं है। फिर दूसरा आता है कि 5 मीटर परिमाण है उसका, लेकिन 37 डिग्री उत्तर से पश्चिम की ओर। तो जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये है और ये उत्तर है, और उत्तर से कितनी डिग्री पर है, तो देखिए उत्तर से 37 डिग्री पे है ना। तो 5 मीटर तो इसका परिमाण हो गया, लेकिन डायरेक्शन देखो ये उत्तर से 37 डिग्री पश्चिम, इधर पश्चिम पड़ेगा ना भाई। यहाँ देखिए इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, तो उत्तर से ये वाली डायरेक्शन अगर हम इधर चलेंगे तो पश्चिम में पड़ेगा। तो उत्तर से पश्चिम की ओर 37 डिग्री, उत्तर से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पे देखिए ये फिट बैठ रहा है कि उत्तर से 37 डिग्री पर पश्चिम की ओर होगा उसका परिणामी की डायरेक्शन। तो ये वाला ऑप्शन सही है। सी भी चेक कर सकते हैं, 5 मीटर 37 डिग्री दक्षिण से, दक्षिण तो इसके नीचे होगा भाई, दक्षिण यह होगा, और दक्षिण से पूर्व की ओर
यानी दक्षिण से पूर्व की ओर, ये तो एकदम गलत है। 5 मीटर 53 डिग्री दक्षिण से पश्चिम की ओर, ये दोनों मैच ही नहीं कर रहा है। यानी कि दक्षिण से किधर, इधर पश्चिम की ओर, यानी ये वाली चीज होना चाहिए, ये तब ना, तो ऐसा तो है नहीं। इसलिए मैच कौन कर रहा है, ये वाला, कि 5 मीटर परिमाण में है, उत्तर की डायरेक्शन ये, इधर से ईस्ट साइड है, यानी कि पश्चिम डायरेक्शन में, तो ये वाला उत्तर सही है। कभी कभी केवल परिमाण पूछ लेगा। देखिए ये सवाल तो देखने में बहुत आसान है, लेकिन विकल्प के हिसाब से कठिन हो गया, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना जरूरी है डायरेक्शन, और यहाँ से डायरेक्शन आप पता कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, ये तो हमने पढ़ा त्रिभुज का नियम, और त्रिभुज के नियम पे हमने एक एग्जाम्पल भी दे दिया। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो समांतर चतुर्भुज, वो भी ग्राफिकल मेथड है, उसका केवल हम लोग नियम क्या है वो जानेंगे। हालांकि ये दोनों वैकल्पिक विधियां मिला जुला के एक ही हैं, उस पर भी हम लोग एक सवाल लगाएंगे। फिर इनका हम एनालिटिकल मेथड भी पढ़ेंगे, मतलब है आंकिक, मतलब प्रूफ करेंगे कि मैथमेटिकल इसको कैसे, दो सदिशों का योग मैथ से कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। अब हम लोग पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम, देखिए समांतर चतुर्भुज के नियम में आगे बढ़ने से पहले जो हम लोग जब वो पढ़ रहे थे त्रिभुज का नियम, तो वहाँ एक चीज थोड़ा सा बताना भूल गया। ये है कि कहने का मतलब ये होता है कि किसी सदिश को सदिश में ही जोड़ा जा सकता है, सदिश को सदिश में ही जा सकता है, यानी कि सदिश को अदिश में नहीं जोड़ा जा सकता है। तो दो सदिशों का जो परिणामी होता है वो भी सदिश राशि होता है। ऐसा नहीं है कि किसी वेग को आप द्रव्यमान में जोड़ दिए, किसी वेग को टाइम में जोड़ दिए, तो ऐसा नहीं होता था। आप बीमा में भी पढ़े हैं कि समान बीमाओं वाली राशियों को ही जोड़ा घटाया जा सकता है। तो उसी तरह से जो सदिश राशियों को ही आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है, उनका परिणामी भी सदिश राशि होता है, ठीक है ना। ये बात क्लियर करना, एक सदिश ये है तो उसमें दूसरा सदिश ही जोड़ सकते हैं, और जो आएगा वो भी परिणामी, वो भी सदिश राशि होगा, ठीक है ना। देखिए समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, सामने है, पहले इसको समझने की कोशिश करते। कहता है इस नियम के अनुसार, क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है, ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को परिमाण और दिशा दोनों में, दो सदिशों को परिमाण और दिशा दोनों में, जैसे हमने दो सदिश लिए हैं परिमाण और दिशा दोनों में, किसी समांतर चतुर्भुज की, यानी हम मान लीजिए यहाँ पे हम चतुर्भुज बना देते हैं, किसी समांतर चतुर्भुज की। तो देखिए किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन मतलब एडजेसेंट, दो आपस में जुड़ी हो। तो मान लीजिए हमने ये वाली भुजा को ए से प्रदर्शित कर एक सदिश से, ये वाली भुजा को दूसरे सदिश से, ठीक है ना। दो सदिशों को परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जाए, तो उनका जो परिणामी होता है वो परिमाण और दिशा दोनों में उस चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा जो उनके कटान बिंदु से होकर जाता है, जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है इनके कटान बिंदु से होकर जाता है। तो उस विकर्ण, ये एक विकर्ण तो ये होगा, लेकिन उस वो विकर्ण प्रदर्शित करेगा जो इनको कटान बिंदु से होकर जाता है। तो देखिए हमने दो सदिश लिए, इन दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं जो आपस में जुड़ी हैं उसके द्वारा प्रदर्शित किया। अब इन दो सदिशों का जो परिणामी सदिश होता है, यानी जिसको हम लोग सदिश योग कहते हैं, वो जो होता है परिमाण और दिशा में इस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से जाएगा, उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा जो उनके कटान बिंदु से होकर जाता है, यानी इन दोनों सदिशों के उभयनिष्ठ पॉइंट से होकर जाता है, कॉमन पॉइंट से होकर जाता है, ठीक है ना। कॉमन पॉइंट से होकर जाता है, प्रदर्शित होगा जो उनके कटान बिंदु से होकर जाता है। एक विकर्ण तो ये भी है, लेकिन ये नहीं प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना।
अब जैसे क्या है कि कोई देखिए इसको समझने की कोशिश करिए, विकर्ण जो है बीच से ही हो, परिणामी हमेशा बीच से ही होकर जाता है। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कोई वस्तु है, सपोज करिए एक व्यक्ति है, कुछ बल लगाकर इधर खींच रहा है, मतलब F1 बल से, और एक दूसरा व्यक्ति है जो इधर खींच रहा है दूसरे बल से, जिसका मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। एक व्यक्ति इधर खींच रहा है, एक व्यक्ति इधर खींच रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? न इस डायरेक्शन में जाएगा, न इस डायरेक्शन में जाएगा, बल्कि क्या होगा, इधर कहीं से जाएगा। आप करके देख सकते हैं कि एक सामान को एक व्यक्ति एक डायरेक्शन में खींच रहा है, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में, जब दोनों खींचेंगे तो वो क्या है, कहीं बीच से होकर के जाएगी, ठीक है ना। अगर ये दोनों परिमाण में बराबर होंगे तो बिल्कुल बीच से होकर जाएगी। अगर माने ये वाला बल ज्यादा है तो ये उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, अगर ये वाला बल ज्यादा है तो ये इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जाएगा इन दोनों वेक्टरों के बीच से ही होकर के वो जाएगा, करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वही है, इसका परिणामी दोनों वेक्टरों के बीच से होकर ही जाता है। तो बात समझ में आई, ये है समांतर चतुर्भुज का नियम कि यदि दो सदिशों को परिमाण और दिशा दोनों में किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न यानी जुड़ी भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी जो होता है परिमाण और दिशा दोनों में चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो उनके कटान बिंदु से होकर जाता है। ये ही कटान बिंदु से, ये नहीं ये वाला, ठीक है ना। तो वही चीज हमने बनाया है। तो देखिए हमने इस तरह डॉट डॉट करके इसको हमने क्या कर दिया है, समांतर चतुर्भुज कंप्लीट कर दिया गया। तो ये एक तरह से देखा जाए कि अगर हमको परिणामी की दिशा इस वेक्टर से निकालनी है तो हमें इसको अल्फा मान लेते हैं, अगर मान लीजिए इस वेक्टर से निकालनी है तो इसको बीटा मान लिए, और दोनों वेक्टरों के बीच का कोण मान लीजिए थीटा कोण पे काम करते हैं। तो ये अल्फा बीटा और थीटा काम आएंगे कब, जब हम इसका गणितीय रूप देखेंगे तब, ठीक है ना। अब देखिए मिला जुला करके एक तरह से देखा जाए तो ये त्रिभुज का नियम ही है। क्यों कि देखिए एक वेक्टर ये है, इसको हम परिमाण और दिशा में पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है कि हम किसी भी वेक्टर को परिमाण और दिशा वही रखते हुए हम उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको शिफ्ट करके अगर यहाँ ला दिया जाए तो ये भी तो वही बन गया। देखिए एक साइड त्रिभुज की ये हो गई, एक साइड ये हो गई। अब परिणामी क्या होता है, तो पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु एक त्रिभुज बन गया। तो देखिए वो भी है। तो कहने का मतलब है कि दो सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात करने के लिए ये त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, ये दोनों वैकल्पिक विधियां हैं। इसलिए परिणामी सदिश का मान समान ही आता है, चाहे हम लोग समांतर चतुर्भुज के नियम से निकालें और चाहे हम त्रिभुज के नियम से निकालें। परिमाण जो आएगा, परिणामी का परिमाण जो आएगा वो समान आता है। यानी कहने का मतलब है त्रिभुज का नियम तथा समांतर चतुर्भुज का नियम, यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज का नियम तथा समांतर चतुर्भुज का नियम दोनों क्या है, सदिशों के योग करने की नियम, सदिशों के योग करने की तरह से वैकल्पिक विधियां हैं, ठीक है ना। क्या है, वैकल्पिक विधियां हैं। अतः दोनों नियमों से प्राप्त जो परिणामी होता है सदिश वो समान होता है। अतः दोनों विधियों से प्राप्त परिणामी सदिश जो होता है क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। तो समान होता है। तो ये है समांतर चतुर्भुज का नियम। इसका जो हम परिमाण ज्ञात करने का एक हम लोग एनालिटिकल गणितीय रूप मैथमेटिकल प्रोसेस भी पढ़ेंगे, बाकायदा एक फार्मूला का ड्राइव होगा। अब इसमें क्या है
कि इसकी लेंथ को नाप लीजिए, इसकी लेंथ को नाप ले लीजिए, ठीक है ना। तो इनका जो परिणामी सदिश होगा वो इसकी लेंथ नाप करके आप बता सकते हैं स्केल के मेथड से, ग्राफ के मेथड से, ठीक है ना। तो चलिए आइए इस पे आधारित हम लोग एक सवाल लगा लेते हैं, ठीक है ना। सवाल भी बहुत ही अच्छा है। तो सदिश योग का जो नियम है उस पर आधारित समांतर चतुर्भुज से लगाएं या त्रिभुज के नियम से लगाएं। तो हम समांतर चतुर्भुज के नियम से लगाएंगे। एक दूसरा सवाल है जो आपके ब्लैक बोर्ड पर ये है कि एक 10 इकाई परिमाण का सदिश ए पश्चिम की ओर दिष्ट है, जबकि उसी परिमाण का सदिश बी दक्षिण की ओर दिष्ट है। तो निम्न का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। ये इसका परिमाण क्या होगा और इसकी दिशा ज्ञात करना है, तथा पश्चिम से परिणामी की दिशा ज्ञात करना है। तो ये तो अलग है, मतलब वो परिणामी पश्चिम से ही होगा, ये पे ध्यान नहीं देना है। पश्चिम से परिणामी की दिशा ज्ञात करना है। तो परिणामी जिधर से जाएगा उसकी किसी भी वेक्टर से उसकी दिशा हम मालूम कर सकते हैं। वो कहा निम्न का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए, इस पे ध्यान देना। आते हैं सवाल पे, कह रहा है कि 10 इकाई 10 यूनिट का मैग्नीट्यूड का परिमाण का सदिश ये है, पश्चिम की ओर दिष्ट है, ठीक है ना। किधर दिष्ट है? पश्चिम की ओर दिष्ट है। अब ये देखिए डायरेक्शन होती है, ये ओरिजिन है, यहाँ पश्चिम की डायरेक्शन ये है, तो पश्चिम की ओर दिष्ट है। ये 10 यूनिट का है, ये मान लीजिए इकाई का वेक्टर ए है मैग्नीट्यूड के हिसाब से, ठीक है ना। या अगर इसको हम लोग वेक्टर के हिसाब से देखें तो पश्चिम है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इधर वाली जो अगर हम एक्स से है तो ये -i कैप हो जाएगा, तो वहाँ पे ध्यान नहीं देना है, बशर्ते हम अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। 10 यूनिट है यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर कह रहा है कि जबकि उसी परिमाण का सदिश भी दक्षिण की ओर दिष्ट है, यानी कि यहीं से किधर दिष्ट है? दक्षिण की ओर। ये भी 10 यूनिट है, परिमाण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन तो हमें पता है कि इधर साउथ है, इधर वेस्ट, तो डायरेक्शन तो हमें मालूम है, ठीक है ना। तो आप इसे वेक्टर ए लिख सकते हैं, आप इसे वेक्टर बी लिख सकते हैं, डायरेक्शन भी साथ में है। तो निम्न का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए पहला कर रहा सदिश योग, पहला क्या कर रहा है? सदिश योग। तो आप क्या करिए कि इसको जो है समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, इसको मिला दीजिए, ये बन गया समांतर चतुर्भुज। अब जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे तो इनका परिणाम इनके कटान बिंदु से ही होकर जाएगा, तो ये होगा, ये इसका परिणामी हो गया दोनों का, ये तो परिणामी हो गया। अब इसकी दिशा दो तरह से बता सकते हैं, चाहे आप दक्षिण से इसको बता सकते हो, चाहे पश्चिम से इसको बता सकते हो, ठीक है ना। अगर हम दक्षिण से बताएंगे तो बोलेंगे पश्चिम की ओर, अगर हम पश्चिम से बताएंगे तो बोलेंगे दक्षिण की ओर है, ठीक है ना। तो अब ये तो निकल गया, परिणामी तो निकल गया ये जितना। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो अगर स्केल से निकालेंगे तो ये नापेंगे 10, ये नापेंगे 10, और इसे आप नापेंगे तो स्केल से अगर नापेंगे तो इतना आना चाहिए 10√2, क्योंकि अभी हमें मैथमेटिकल अगर हम इसको यूज करें परिणामी r को निकालें तो देखिए या तो परिणामी को ऐसे दिखाया जाता है सिर्फ r, तो अगर हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा सकते हैं तो यहाँ पे लगा दें भाई, ये 90 डिग्री इसको मान लें चाहे इसको मान लें, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, क्योंकि ये भी 10 यूनिट होगा। तो इस हिसाब से कर्ण का वर्ग होगा 10 का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग, ये 100 + 100, ये 200, तो r बराबर होगा √200, यानी कि 100 × 2 यानी कि 10√2। तो मैग्नीट्यूड अगर हमने देखा तो ये आया इतना। अब अगर हम दिशा की बात करें इसकी, तो दिशा किधर से निकाल लेते हैं? हमने यही लिया है,
ठीक है ना, ये मान लेते हैं अल्फा कोण है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन के लिए जो होता है वो tan अल्फा लिया जाता है, tan अल्फा से डायरेक्शन निकाली जाती है कि ये एंगल कितना होता है, तो tan अल्फा से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अगर हम यहाँ पे tan अल्फा लेते हैं तो लंब 10 है, आधार भी 10 है, यानी 1। तो 1 कितने का मान होता है, tan 45 डिग्री, तो अल्फा कितना है 45 डिग्री, यानी यहाँ पे क्या है 45 डिग्री, क्या है 45 डिग्री। नॉर्थ ऑफ वेस्ट भी कह सकते हैं, साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि कह सकते हैं कि साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ से वेस्ट की ओर। अगर इसको बोलते हैं, ये वाला अगर एंगल लिए हैं तो 45 डिग्री, परिणामी अगर इधर से लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वेस्ट से साउथ की ओर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, साउथ ऑफ वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि पश्चिम से 45 डिग्री साउथ की ओर। अगर दिशा की बोले तो लिखेंगे कि पश्चिम से 45 डिग्री दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर बोल सकते हैं, ठीक। अब दूसरी बात बोला है a माइनस बी, तो a माइनस बी तो हमने अभी पढ़ा नहीं, वेक्टरों का अंतर तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो उसके लिए हमने एक आइडिया बताया था। देखिए, विपरीत वेक्टर समान वेक्टर, विपरीत समान वेक्टर क्या होते हैं, जो परिमाण में समान और डायरेक्शन में भी समान होते हैं। विपरीत वेक्टर वो होते हैं जो कि परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। तो अगर हम इसी को उलट दें, यानी ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी जाती है तो उसके सामने माइनस लगा दिया जाता है। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन वेक्टर की उलट रहे हैं तो ये इस तरह से लिखा जाता है। किसी वेक्टर के सामने का ऋण चिन्ह जो है उसकी दिशा परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो है पश्चिम से दक्षिण की ओर 45 डिग्री पे इसका परिणामी है, ठीक है ना। अगर इधर से बताएंगे तो हम ये बोलेंगे, तो ये 45, ये भी 45 है, तो हम कहेंगे साउथ से 45 डिग्री पश्चिम की ओर, ये भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, इस वेक्टर को अगर अपोजिट कर दिया जाए, इसको अपोजिट कर दिया जाए तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, तो वेक्टर बी को उसी के डायरेक्शन में, उसी परिमाण का यानी उसकी डायरेक्शन में बदल दिया तो ये क्या हो गया माइनस बी। और यहां पर भी क्या होता है, ये वेक्टर ए है ही है, ये वेक्टर ए है ही है और ये वेक्टर बी। अब देखो, अंतर में क्या है, तो इसका भी हमेशा योग लिया जाता है। तो योग इस तरह से लीजिए कि वेक्टर ए में वेक्टर माइनस बी को जोड़ दो, वेक्टर ए में वेक्टर बी का अपोजिट डायरेक्शन को ऐड कर दो। तो हमने इसकी दिशा बदल करके इसमें ऐड कर दिया, अब दिशा बदल गई, तो इसको ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना। तो इसका जो परिणामी होगा वो क्या आएगा, अगर समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएं तो इसे एक समांतर चतुर्भुज पूरा कर दीजिए, परिणामी इनके कटान बिंदु से होकर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनका योग, तो इनको योग कर दीजिए ऐसे। ये वेक्टर ये है, माइनस के साथ है तो माइनस के साथ रखिए, बीच में प्लस लगाइए, ठीक। अब इसकी दिशा अगर हमको बताना है तो ये क्या है, ये नॉर्थ है। अगर इधर से इस वेक्टर से बताएंगे, इस वेक्टर से, तो नॉर्थ से किधर जाएगा, वेस्ट की ओर, ठीक है ना। यानी कि उत्तर से कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पर पश्चिम की ओर, वो भी उसी तरह निकल जाएगा। कैसे, आप अगर देखिए ये 10 है, ये भी 10 होगा, तो आप हम tan अल्फा, अगर इसको अल्फा एंगल मानते हैं तो tan अल्फा वही वाली बात आएगी, tan अल्फा और 10/10 यानी 1, अल्फा बराबर 45 डिग्री। तो इसकी भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर से, यानी कि उत्तर से 45 डिग्री
पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। और इधर से हम बोलेंगे, अगर वेक्टर ए से उसकी डायरेक्शन पूछे तो हम कहेंगे कि 45 डिग्री पश्चिम से उत्तर की ओर, पश्चिम से उत्तर की ओर। ठीक है ना, पश्चिम से उत्तर की ओर। अब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी कि अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, क्योंकि ये भी माइनस बी, ये तो डायरेक्शन के हिसाब से, ये भी 10 यूनिट, ये भी 10 यूनिट है। तो जैसे कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए उसका मैग्नीट्यूड भी वही आएगा, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, यानी ये 100, यानी ये 100, यानी 200, तो आर अंडर रूट, और ये हो जाएगा 2 गुणे 100, 100 का वर्गमूल 10। तो मैग्नीट्यूड इसका भी क्या हो जाएगा, ये, या इसको ऐसे भी लगा के बोल सकते हैं। देखिए, अब देखिए ये दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है ना। तो देखिए इस तरह का a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम है, केवल डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो कैलकुलेशन से ये देखा कि दोनों का परिमाण क्या हुआ, सेम आया, यानी कि दो सदिश का योग का परिमाण और दो सदिश के अंतर का परिमाण क्या हुआ, सेम आया। तो देखिए इससे एक बात और भी क्लियर होती है कि अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं, देखिए यहाँ पर भी ये और ये लंबवत थे, यहाँ पर भी ये लंबवत है ना, तो ये और ये सदिश या ये परस्पर लंबवत है ना। तो अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उनका जो सदिश योग होगा, सदिश योग का परिमाण और सदिश अंतर का परिमाण बराबर होगा, यानी कि सदिश योग का परिमाण बराबर होगा सदिश अंतर का परिमाण। इसको हम प्रूफ भी करेंगे, न्यूमेरिकल इसके फार्मूले से प्रूफ करेंगे। अभी तो हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं ना, जब हम इसका गणितीय मेथड पढ़ेंगे, एक फार्मूला डिराइव करेंगे, उस फार्मूले से हम प्रूफ करेंगे कि अगर दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तो उन दोनों वेक्टरों का सदिश योग का परिमाण और सदिश अंतर का परिमाण बराबर आता है। और देख लीजिए यहाँ बराबर आया भी, ये भी वही है और ये भी वही है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग उसको फिर पढ़ेंगे इस चीज को। तो चलिए, ये दूसरा मेथड था। एक तीसरा मेथड हम लोग पढ़ते हैं, बहुभुज नियम या बहुभुज विधि क्या होता है, बहुत ही आसान होता है वो। बहुभुज नियम हमने बताया था क्या, दो से अधिक सदिशों का योग करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको हेड टेल लॉ भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं, ठीक है ना, हेड टेल लॉ, ठीक है ना। शीर्ष पूंछ नियम, अब इसको कह सकते हैं शीर्ष पूंछ नियम, ठीक है ना। तो इसमें कुछ लिखाने की जरूरत नहीं है, हम कैसे जोड़ेंगे वो दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कई वेक्टर दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। वेक्टर ए है, इस तरह से दिया है, मान लीजिए वेक्टर बी को इस तरह से दिया है और सी कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तीन वेक्टर हो गए। मान लीजिए डी कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से कई वेक्टर दिए हुए हैं, परिमाण और डायरेक्शन में अलग अलग दिए हैं, ठीक है ना। यार ये सब एक ही जगह दे सकते हैं, जैसे एक ही जगह भी दे सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। जैसे ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, सी है, डी है, सबको ऐड करके इसका परिणामी निकालना है। तो ये बहुभुज नियम है, जो हेड टेल लॉ, शीर्ष पूंछ नियम भी इसको कहा जाता है। और कैसे काम करता है, इन सभी वेक्टरों को उनके परिमाण और दिशा में समान क्रम में रखते हुए, यानी त्रिभुज का नियम याद रखिए। त्रिभुज का नियम क्या करते हैं कि हम त्रिभुज की दो भुजाओं को और दो सदिशों से प्रदर्शित करते हैं समान क्रम में, इसीलिए सभी सदिश को समान क्रम में ऐड करते जाएंगे। ऐड करने का मतलब है कि पहला हम सदिश लेंगे, ठीक, तो पहले सदिश के शीर्ष से, देखिए हेड टेल, पहले सदिश के शीर्ष से उसी डायरेक्शन में, परिमाण और दिशा नहीं बदलनी है, पहले
पहले वेक्टर के शीर्ष यानी सदिश के शीर्ष से दूसरे का पूंछ ऐड करेंगे और उसी डायरेक्शन में, जैसे ये दिया हुआ है देखिए। तो हेड और टेल ला हुआ ना, हेड और टेल। अब देखिए फिर क्या करेंगे, यही चीज फिर दोहराएंगे कि तीसरा वेक्टर जब इसमें ऐड करेंगे तो उसके पूंछ को दूसरे के सिर से मिला देंगे जैसे वो दिया हुआ है। तो ऐसे, सॉरी, ऐसे मिला देंगे। तो ये सी वेक्टर हो गया। और डी, अब क्या करेंगे, जो चौथा हो गया उसका पूंछ तीसरे के सिर से मिलाएंगे, ये हो गया डी। ठीक है ना। तो देखिए त्रिभुज का नियम भी यही कहता है। अब परिणामी क्या होता है, परिणामी होता है पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से, पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम सदिश के अंतिम बिंदु की ओर होता है, ये आर होता है। ये है बहुभुज मेथड, बहुत ही सिंपल। ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, पहला वेक्टर परिमाण और दिशा में खींच लिया, फिर दूसरे वेक्टर की पूंछ को पहले के शीर्ष से मिलाया, फिर तीसरे वेक्टर की पूंछ को दूसरे के शीर्ष से मिलाया, फिर चौथे वेक्टर की पूंछ को तीसरे के शीर्ष से मिलाया, और परिणामी जो है पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु यानी पूंछ से अंतिम वेक्टर के शीर्ष यानी अंतिम बिंदु की ओर होता है। ये है बहुभुज नियम। ये क्या है, बहुभुज नियम। ठीक है ना। चलिए, तो ये है बहुभुज नियम, आप समझ जा गए हैं। आप इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना। नियम क्या है कि दो सदिशों का सदिश योग जो होता है, सदिशों का सदिश योग कुछ नियमों का पालन करता है। यानी कि दो सदिशों का सदिश योग जो है, या कह सकते हैं सदिशों का सदिश योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है ना। क्रम विनिमय नियम का मतलब कि दो वेक्टर अगर इसका योग ये है तो इनका अगर हम क्रम चेंज कर दें तब भी ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परिणामी सदिश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करना। आइए इसको ग्राफिकल मेथड से प्रूफ कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, मान लो इन दोनों को हमने ऐड किया तो परिणामी कहाँ से जाएगा, पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु की ओर। ये हुआ a प्लस बी। हमने दो वेक्टर लिया था, एक वेक्टर ऐसे लिया था और वेक्टर ऐसे लिया था। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रम चेंज कर देंगे। क्रम चेंज करने का मतलब पहले हम ये खींचते थे, अब हम इसको खींचेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर बी जैसे दिया है वैसे ही खींच लेते हैं। हमने खींच लिया, फिर अब दूसरे वेक्टर को इसमें ऐड करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में दिया हुआ था इसके शीर्ष पर इसकी पूंछ रखते हुए इसको उसी क्रम में ऐसा खींच लिया। ए वेक्टर ए हो गया। परिणामी जो होता पहले यहाँ से इधर जाएगा, तो ये वेक्टर r डैश मान लेते हैं, हो गया b प्लस ए। अब देखिए दोनों का जो परिणामी है क्या है, परस्पर क्या है, पैरेलल है। आप अगर चेक भी करेंगे इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम आएगी और दोनों सेम डायरेक्शन में है। देखिए दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है ना। तो इस तरह से परिमाण और दिशा में दोनों सेम आते हैं। तो इस प्रकार से वेक्टर r बराबर वेक्टर r डैश, यानी कि वेक्टर a प्लस बी बराबर b प्लस ए। यानी कि दो वेक्टरों का अगर हम क्रम बदल करके जोड़ें तब भी उनका जो सदिश योग होता है वो परिमाण और दिशा में नहीं बदलता है।
यानी एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब एक नियम और पालन करता है, यानी कि सदिशों का सदिश योग जो है सहचर नियम का पालन करता है। तो सहचर नियम क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरा, ये सदिशों का सदिश योग जो है, सदिशों का सदिश योग सहचर्य नियम का पालन करता। सहचर नियम का मतलब एसोसिएटिव लॉ, यानी इस तरह से, यानी कि ए को बाहर रख के बी प्लस सी, दो को एक साथ जोड़ के फिर इसके साथ जोड़ा जाए, या ए में बी जोड़ करके इसके परिणामी में सी को जोड़ा जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जो परिणामी हमारा है वो ये ही आएगा। ठीक है ना। तो तीन सदिश है, समान क्रम में जोड़ा गया तो उसका परिणामी हमेशा बराबर आएगा, चाहे दो सदिश को एक साथ लेकर के पहले में जोड़ा जाए या पहले दो सदिशों का योग लेकर के परिणामी को इसमें जोड़ा जाए, रिजल्टेंट हमेशा सेम आएगा। करके देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एक सदिश ऐसे दिया हुआ है, हमने ए में बी को जोड़ा ऐसे, ए बी है और ये जो है सी है। ठीक है ना, ए बी सी। अब परिणामी क्या है, यहां से इधर आएगा, ये आर हो गया। ये तीनों का सेम आना चाहिए, यही हर बार आना चाहिए, तभी दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना। अब देखिए, पहले क्या है, ए को अलग रखिए, बी सी को एक साथ जोड़िए। देखिए बी ये है, सी है, इसका परिणामी ये जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, परिणामी बी और सी। अब देखिए इन दोनों का परिणामी, ये देखिए ये इसका अंतिम बिंदु है, इसका ये प्रारंभिक बिंदु। अगर हम पूछें इन दोनों का परिणामी क्या होगा, तो यही होगा। होगा कि नहीं होगा? इन दोनों का परिणामी क्या होगा, ऐसे चले फिर परिणामी क्या होगा, यही होगा। होगा, बिल्कुल सही। अब देखिए ए और बी को एक साथ ले लीजिए, ए और बी का परिणामी क्या होगा, ये होगा। भाई हमें त्रिभुज की दो भुजाओं समान क्रम में चले तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इसके परिणामी बताती है, तो ये ए प्लस बी हो गया। हुआ ना। तो हमने दो को एक साथ लीजिए। अब देखिए ए बी को और सी, ए बी लीजिए, देखिए एक वेक्टर हमने ये लिया और इसके सिर से सी वाले को पूंछ को मिलाया, तो ए प्लस बी और सी का परिणामी क्या होगा, यही होगा। भाई ए और बी सी का परिणामी भी यही आ रहा है, ए प्लस बी और सी का परिणामी भी यही आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। यानी चाहे बी को एक साथ जोड़ करके ए में जोड़े या ए बी को एक साथ जोड़ के सी में जोड़े, हर केस में परिणामी सेम आएगा और इसी को कहा जाता है सहचर्य नियम। इसी को क्या कहा जाता है, सहचर्य नियम। तो इस तरह से सदिशों का सदिश योग सहचर्य नियम का पालन करता है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने सदिशों का योग के कुछ नियम पढ़े, जिसमें त्रिभुज का नियम पढ़ा हमने, समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा, बहुभुज का नियम पढ़ा। और त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का नियम जो है मिला जुला के एक ही है, क्योंकि दो सदिशों का सदिश योग करने की दोनों वैकल्पिक विधियां हैं, इसलिए इन दोनों मेथड से जो परिणामी सदिश आता है वो समान आता है। ठीक है ना। तो ये था ग्राफिकल मेथड। अब हम एनालिटिकल यानी कि गणितीय स्वरूप इसका अगले वाले वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।